बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। हम इनको सॉल्व करेंगे। जो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें मौजूद वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ जो उसको सेटिस्फाई करें, आपको पता होना चाहिए इस बात का। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैं वन वेरिएबल में एक इक्वेशन लिखता हूँ 5x - 2 = 8। ये आपके पास एक इक्वेशन है। तो हमें अगर कहा जाएगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होगा कि इसमें मौजूद वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी हम x की जगह क्या रखें कि दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं, क्योंकि इक्वलिटी है। तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाने के लिए x की कौन सी वैल्यू यूज़ की जाएगी, वो x की वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। तो उसको हम अगर सॉल्व करें तो 5x = 2 + 8, 5x = 10 एंड x = 10 और 5 क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब है x = 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि अगर आप x = 2 को यहाँ पे रखें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप रख के देखें बच्चों, 5 × 2 - 2 = 8, 5 × 2 = 10 - 2 8 = 8। तो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये होगा कि x = 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें टू वेरिएबल्स में दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन हैं, लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं। लीनियर इसलिए हैं कि यहाँ पे बच्चों वेरिएबल की वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। x1 की पावर 1 है, x2 की पावर 1 है। ये लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास। इनको हमने सॉल्व करना है यूजिंग द मैट्रिसेस। हम इनको दूसरे मेथड से, और भी हमारे पास मेथड्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इनको मैट्रिसेस को यूज़ करके सॉल्व करेंगे और देखें हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 2x1 - 3x2 = 5। क्वेश्चन नंबर 3 का वो जो फर्स्ट पार्ट है 2x1 - 3x2 = 5, 5x1 + x2 = 4, 5x1 + x2 = 4। तो जो इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से अपने किस तरह से इसको लिखना, सबसे पहले बच्चों हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स होगा। यहाँ पे जितने कोफिशिएंट्स हैं उनका मैट्रिक्स। तो देखें ये कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट क्या है 2, और यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट क्या है -3। फर्स्ट इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 2 है, x2 का -3, तो हमने लिख दिया 2 - 3। सेकेंड इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 5 है एंड x2 का कोफिशिएंट 1। ये हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स लिख लिया। उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं बच्चों, x1 और x2। कभी ऐसा होगा कि x1 x2 की जगह x और y यूज़ हो रहे होंगे। तो यहाँ पे x1 और x2 दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x1 x2 = 5 and 4। ये आ गया आपके पास। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख दिया। अब इसको हम बच्चों नाम दे देंगे। असल में हम यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यूज़ को इवेल्यूएट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। तो x1 x2 की बच्चों वो वाली वैल्यूज़ जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, असल में हम वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। x1, ध्यान से मेरी बात सुने, x1 और x2 की वो वैल्यूज़ जो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। बच्चों अगर हमें एक इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें जो वेरिएबल यूज़ होगा वो उसका सोल्यूशन है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन हैं तो हम वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं जो उन सब इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। इन्हें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं, इन्हें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं अगर एक से ज़्यादा इक्वेशन होगी तो।
तो इसको हम बच्चों नाम दे देंगे ए का, इसको नाम दे देंगे एक्स का, और इसको नाम दे देंगे बी का। इसको हमने एक्स ए लेट कर लिया, इसको एक्स लेट कर लिया, और बच्चों इसको हमने बी लेट कर लिया। इसको हमने 1 का नाम दिया और यहाँ पे नीचे लेट करेंगे। यहाँ पे लेट कर लेते हैं a इक्वल है बच्चों 2 - 3 5 1, x इक्वल है x1 एंड x2 के, एंड b इक्वल है बच्चों 5 4 के। हमने इनको नाम दे दिया। अब 1 क्या बन जाएगा, जब हम इसकी जगह पे a रखेंगे, इसकी जगह पे x रखेंगे और इसकी जगह पे b रखेंगे, तो हमारे पास 1 क्या बन जाएगी, 1 becomes ax इज इक्वल टू b। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास अगर हम दोनों तरफ a इन्वर्स अप्लाई करें तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा a इन्वर्स b। देखिए यहाँ से अगर हम दोनों तरफ a इन्वर्स को अप्लाई करेंगे तो a यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे है, तो यहाँ पे जो उसका इन्वर्स लिखना है वो आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना है, राइट साइड पे नहीं लिखना। ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपने ऐसा नहीं करना बच्चों। x इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स, और लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से जब हम a इन्वर्स अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू को इवेल्यूएट करने के लिए a इन्वर्स b की बजाय वो क्या लिख देते हैं, b a इन्वर्स लिख देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। x इज इक्वल टू a इन्वर्स b आ गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया बच्चों। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब x को इवेल्यूएट करने के लिए हमें a इन्वर्स चाहिए और b चाहिए। b तो हमारे पास पहले मौजूद है, हमें a इन्वर्स चाहिए। उसके लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वहाँ से बच्चों हम a इन्वर्स को इवेल्यूएट कर सकते हैं। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 - 3 5 एंड 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × 1 माइनस 3 × 5। तो जो ये इक्वल आ गया 2 + 15, 5 × 15। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास इक्वल आ गया 70। उसके बाद एडजॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, इन दोनों की जगह को चेंज कर दें, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और इन दोनों के साइंस को चेंज कर दें। तो सेकेंडरी डायगोनल है उसके हम साइंस को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे -5 आ जाएगा। एडजॉइंट भी आ गया। नाउ वी नो डैट ए इनवर्स इक्वल होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों यहाँ से ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा 1 ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया है 17 एंड एडजॉइंट ऑफ ए 1 3 -5 एंड 2। ये ए इनवर्स आ गया। मल्टीप्लिकेशन बच्चों अगर हमने सिर्फ ए इनवर्स को इवेल्यूएट करना होता तो यहाँ पे हम 1/17 जो कि स्केलर है उसको मल्टीप्लाई भी कर देते और तब हम आंसर देते, लेकिन हमने यहाँ पे ए इनवर्स, असल मकसद हमारा ए इनवर्स नहीं है, असल मकसद यहाँ पे हमने एक्स को इवेल्यूएट करना है, इसको तो हमने यूज़ करना है। तो अगर हमने इसको यूज़ करना है तो अभी हमें फ्रैक्शन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम 1/17 को बाहर रहने देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करने, यानी ए इनवर्स बी है ना, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद हम 1/17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाद में कर देंगे, 2 बिकम्स। अब ये जो ए इनवर्स की वैल्यू आई है और ये जो बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है,
इसको हम 2 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे बच्चों 2 becomes x इज इक्वल टू 1/17। ये इन्वर्स की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 1/17, 1 3 -5 and 2 एंड b की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है 5 4। b की वैल्यू हमारे पास है 5 and 4। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/17। इसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 5 5 प्लस 3 4 12। फिर आगे कॉलम्स ख़त्म हो गए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 5 -25 प्लस 2 4 8 आ गया बच्चों आपके पास। x इज इक्वल टू 1/17, 5 प्लस 2 12 17 आ गया और -25 प्लस 8 ये -17 आ जाएगा। तो x इक्वल आ गया बच्चों 1/17। इसको मल्टीप्लाई करें अंदर दोनों के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास 17/17 एंड -17/17। x हमारे पास किसके इक्वल था x1 x2 के इक्वल था। तो यहाँ से बच्चों हम x1 x2 को इक्वल लिख देंगे। 17/17 1 आ गया और -17/17 -1 आ गया। इसका मतलब है x1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1 आ जाएगी और x2 की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं यूजिंग द मैट्रिसेस हम इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आप दूसरे जो क्वेश्चंस हैं आप इनको भी कर सकते हैं, मैं आपसे सोल्यूशन भी शेयर कर लूँगा। सेकंड और थर्ड पार्ट बच्चों अपनी असाइनमेंट के तौर पे आपने खुद करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये तकरीबन हमने किए हुए हैं, इनको ज़रा देख लेते हैं ध्यान से। जो ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, अपने बुक पे इसको देख लेना है, सी भी गिवन है हमें। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन बिटवीन टू मैट्रिसेस हम उस वक्त कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। बच्चों देखें यहाँ पे ए का ऑर्डर भी 3/3 है, बी का ऑर्डर भी 3/3 है, सी का ऑर्डर भी 3/3 है। इसका मतलब है हम इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह कर सकते हैं। तो ए माइनस बी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, -1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के दरमियान में सब्ट्रैक्शन होगी। 1 - 2 -1 आ जाएगा, -1 -1 -2 आ जाएगा, 2 - -1 3 आ जाएगा और हम ए माइनस बी को फाइंड आउट कर लेगा। बी माइनस ए पहले बी को रखेंगे बाद में ए को रखेंगे। तो हम इसको सोल्यूशन से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपके पास। ये सोल्यूशन मैं आपसे डिस्कस भी कर लूँगा इंशाल्लाह। आपसे शेयर कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखें आपके पास है ए गिवन है, बी सी गिवन है सर। ए माइनस बी, तो हमने पहले मैट्रिक्स ए को लिखा। देखें हमने पहले बच्चों मैट्रिक्स ए को लिखा, फिर मैट्रिक्स बी को लिखा और दरमियान में माइनस लिखा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 - 2 लिख दिया, फिर -1 -1 2 -1 तो +1 हो गया, 3 - 1 ये देखें 2 माइनस ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 की जगह पे क्या पड़ा हुआ है 3। जो एक ही जगह पे एक पोजीशन पे एलिमेंट्स पड़े होते हैं उनको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 5 किस रो किस कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का। यहाँ पे देखें सेकंड रो थर्ड कॉलम में क्या पड़ा हुआ 4, तो 5 और 4 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, इनके दरमियान में सब्ट्रैक्शन होगी। तो 5 - 4 ये लिख दिया हमने इस तरह, -1 +1 0 - 2 4 - 1 ये लिख दिया और यहाँ से हमने बच्चों ए माइनस बी को फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह बी माइनस ए, पहले बी को रख लेंगे बाद में ए को रख लेंगे। ए माइनस बी माइनस सी, पहले बच्चों ए माइनस बी को इवैल्यूएट करेंगे। पहले देखें हमने ए माइनस बी को इवैल्यूएट किया, तो ए माइनस बी तो हमारे पास पहले मौजूद है, ये देखें ए माइनस बी, फिर माइनस सी। अगर ये क्वेश्चन खाली यही आता है तो हम पहले ए माइनस बी को जिस तरह यहाँ पे इवैल्यूएट किया गया पहले अलग से ए माइनस बी को इवैल्यूएट करेंगे, माइनस सी फिर माइनस सी लिख देंगे, फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के दरमियान में सब्ट्रैक्शन हो जाएगी आपके पास। अगर अपने 3.1 के जो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन थे वो किए हैं तो ये बहुत ईजी चीज़ होगी बच्चों आपके लिए।
इसी तरह जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो यहाँ पे आयोटा यूज़ हो रहा है, सिर्फ आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने उन्होंने लिखा भी हुआ है आयोटा स्केयर बच्चों -1 के इक्वल है। मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, प्रूव करना है कि ए बी इंटू सी इक्वल है ए इंटू बी सी। जो इसे आपने याद रखना है, इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और याद रखें कि इन जनरल मैट्रिसेस के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अगर मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल हो तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। यानी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली आमतौर पे ए बी ए के इक्वल नहीं होता मैट्रिसेस के अंदर, दोनों के आंसर डिफरेंस आते हैं। लेकिन ऐसा किसी एक केस में किसी केस में पॉसिबल है कि ए बी ए के इक्वल आ जाए, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता। यानी हम ये बात बच्चों कह सकते हैं कि इन जनरल इन मैट्रिसेस के अंदर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। और इसे बोलते क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ डजंट होल्ड। इसके अलावा ए बी, अगर हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें बाद में सी से मल्टीप्लाई करें, और इधर ए को बाद में और बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें, लेकिन तरतीब वही है, तरतीब चेंज नहीं हुई। ए बी सी तरतीब चेंज नहीं सिर्फ। और यानी हमने क्या किया, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लिया। जिस तरफ से ए मल्टीप्लाई हो रहा है उसी तरफ से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो ये होल्ड करता है और इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। इसके अलावा बच्चों हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए प्लस बी इज इक्वल, अगर इंटू सी होगा तो देखें ये सी किस तरफ से मल्टीप्लाई, राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखें तो हम इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ए सी प्लस बी सी, यानी सी जो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर ए एंड बी, दोनों के साथ अलग अलग से लिख लिया हमने, तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैट्रिसेस के अंदर बच्चों आपने याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, ये होल्ड करता है, और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ये चीज़ें बच्चों आपने याद रखनी है। अब देखें पहले हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, उनको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लिकेशन की, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आया उसकी जगह पर हमने -1 लिख दिया और हमारे पास जो ये ए बी का आंसर आ गया। फिर ए बी लिखा और उसके बाद सी से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड से, 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और वो जो हमारे पास ये सारा एक्सपेंड करके आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे और यहाँ से जो आंसर आएगा उसको हम 1 का नाम दे देंगे। फिर राइट साइड पे जाएंगे तो पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लेफ्ट साइड पे रख के ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों हम देखेंगे कि वही आंसर जो 1 में आया था वही आंसर हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा होगा, 2 में भी वही आंसर आएगा। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो जो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे ये लॉ होल्ड करता है। इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए भी होल्ड करता है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी दोनों को ऐड कर लेंगे, उसके बाद सी से राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 1 का नाम दे देंगे, और फिर दूसरी तरफ राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो ए सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो जो आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और मुझे बताना है कि आपको क्या ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर क्लियर होंगे तो हम आगे चलेंगे, अदरवाइज़ हम इनको दोबारा से खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे और ऑनवर्ड हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।